हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी के हमारी कवरेज की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मेरा वीडियो। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इसके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है इस साल के यूपीएससी प्री के लिहाज से, इसलिए इस छोटे से टॉपिक की मैं सेपरेटली एक वीडियो बना रहा हूँ। डिटेल में हम देखेंगे इसके अंदर जाके क्या क्या सेलियंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या एमसीक्यू वर्दी पॉइंट्स हैं इसके, और क्या क्या पॉइंट्स इसमें यूपीएससी प्री में इस बार आने के लिए एकदम सूटेबल है। ठीक है, एक बार ये वीडियो आप देख लेंगे, फिर आपको और पढ़ने की इस चैप्टर को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, हर बुक को, हर चैप्टर को आप खोल खोल के वापस पढ़ नहीं सकते हैं। वीडियो में एक बार आप सुन लेंगे इस बात को तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मंडल केस का जजमेंट आया था 1992 में। ठीक है, मंडल केस के ऊपर यहाँ पे एक नोट बनाया हुआ है। मंडल केस क्या है? मंडल केस इज बेटर नोन एज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस फैसले की वजह से जो मंडल कमीशन वाला जो केस है इसको बोला जाएगा इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हाउ इज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बेटर नोन, तो मंडल केस आपको बोलना है, या व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ द मंडल केस, तो विच केस इज मोर पॉपुलरली नोन एज द मंडल केस, तो आपको बोलना है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, तो ये 1992 में जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी जो पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है। ठीक है, परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी है टू एग्जामिन द कंप्लेंट्स ऑफ अंडर इंक्लूजन। कंप्लेन है कुछ क्लासेस की कि दे आर बीइंग अंडर इंक्लूडेड, ठीक है, या ओवर इंक्लूजन, ज़्यादा लिस्ट में उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, या नॉन इंक्लूजन, हमको इंक्लूड ही नहीं किया गया, ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन्स इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो था ये 1993 में सेटअप किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोगों को लग सकता है कि ये तो अभी अभी सेटअप किया गया है, अभी राइट नाउ कितना न्यूज़ में आ रहा था, न्यूज़ में क्यों आ रहा था हम देखेंगे, पर इसको सेटअप किया गया था 1993 में। ये नोट क्या बता रहा है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 का बनाया गया था। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है, तो उसको देखिए बनाया गया 1993 में। फिर क्या हुआ था? द 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, इसके इसी लिहाज में आपने सुना होगा इसके बारे में। इसने क्या किया? इट कन्फर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द कमीशन। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए। कोर्ट ने बोला एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ, पार्लियामेंट ने कानून बना के एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी 1993 में, पर 2018 में पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया, 102nd अमेंडमेंट, और इस स्टैट्यूटरी बॉडी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। यानी द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज नाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल, बी स्टैट्यूटरी, सी लीगल, या डी नन ऑफ द अबव, आपको मार्क करना है कि इट इज बी कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब इस पर्पस के लिए जो अमेंडमेंट था 102 अमेंडमेंट, इसने आर्टिकल 338B इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाला जो मामला है, ये इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था उसका नंबर क्या था? 102nd अमेंडमेंट, और इसने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया? आर्टिकल 338B इंसर्ट किया। ठीक है, तो वाइट दिस द कमीशन सीज्ड टू बी अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोट क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साइड में। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस रिपील एक्ट 2018 रिपील्ड द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। आप समझ रहे हैं कि संविधान में 102वां अमेंडमेंट करके आर्टिकल 338B इंक्लूड कर दिया गया, प्लस एक कानून बनाया गया एनसीबीसी रिपील एक्ट 2018, जिसने एनसीबीसी एक्ट 1993 को रिपील कर दिया, खारिज कर दिया, है ना, क्योंकि उस एक्ट के तहत तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी था, उसको खारिज कर दिया गया। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए। हर कदम पे जो है, एक गाना था ना, हर कदम पे कोई रास्ता है कहाँ जाए कोई, ऐसा समझिए हर एक लाइन में इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, फर्दर क्या हुआ? द स्कोप ऑफ द फंक्शंस असाइंड टू द कमीशन इज ऑल्सो एनलार्ज्ड अंडर द न्यू डिस्पेंसेशन। जो स्कोप ऑफ फंक्शंस था वो एनलार्ज कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द एनसीबीसी अमेंडमेंट आर्टिकल 338B? उसमें पूछ देगा कि इट्स स्कोप ऑफ फंक्शंस वाज आल्सो एनलार्ज्ड, तो जिसको नहीं पता है वो इसको फॉल्स मार्क करके आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। इसलिए किया गया, इट वाज डन in order to safeguard the interest of the socially and educationally backward classes more effectively. ठीक है,
ये तो लैंग्वेज है। 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 इंसर्टेड a new article 342A enabling the president to specify the socially and educationally backward classes। 338B जो था वो तो था ही, 342A भी इंसर्ट किया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति जो है बता सकते हैं कौन सी जातियां जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, क्लासेस कौन से हैं, जातियां नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओबीसी जो है, अब जो ओबीसी है वो तो जानते होंगे, ओबीसी इज नॉट अदर बैकवर्ड कास्ट, इट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है। देखते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाए, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द न्यू कमीशन इज एट पार। एट पार मतलब बराबरी के लेवल पे है विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड क्लासेस एंड द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो नेशनल कमीशन है प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वैसे ही जो बैकवर्ड क्लासेस वाला कमीशन है उसको क्यों आपने स्टैट्यूटरी रखा है। आपको समझ में बिल्कुल क्लियर बात है, जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाई गई है वो थोड़ा पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई बॉडी से ऊपर ही रहेगी। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे है ना एक तरह से। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में सब, हमारे जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जो लीगल सिस्टम है, उसमें एकदम सर्वे सर्वा है। संविधान में हालांकि पार्लियामेंट बहुत सारे अमेंडमेंट कर सकती है, पर पार्लियामेंट का अस्तित्व ही संविधान से आया है। इस देश, ये पूरा देश एक संविधान से पैदा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए संवैधानिक जो बॉडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है, उनका दर्जा सबसे ऊपर है। इस कमीशन में क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 दूसरे मेंबर होते हैं। ठीक है, कुल मिला के 5 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। इनको कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। अब प्रेसिडेंट करते हैं, इसमें वारंट वगैरह का क्या फंडा है मैं तो नहीं समझता, पता नहीं क्या है इसका काम। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति करते हैं। कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस आर आल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट एज आउटलाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एज पर द लॉ नहीं है। जो भी राष्ट्रपति तय करेंगे, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस, कब तक ऑफिस में रहेंगे, ये सब राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाएगा और वो होगा। अभी करंटली जो राष्ट्रपति ने नियम तय किए हैं वो 3 साल तक ऑफिस में रहते हैं। देखिए, ये भी एक एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है। जनरली 4 साल 5 साल ऐसे होता है, 3 साल वाला मैं पहला कोई बॉडी देख रहा हूं जिसमें लोग ऑफिस 3 साल तक होल्ड करते हैं। इसका फंक्शन क्या है, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड टू इवैल्यूएट देयर वर्किंग। ये तो देखिए सीधी साफ बात है कि अब बैकवर्ड क्लासेस के लिए देख रहे हो मामला, है ना। जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनसे संबंधित जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड वगैरह हैं वो सब आप देखोगे कि भाई ठीक से हो रहा है कि नहीं, है ना। फिर आप जो स्पेसिफिक कंप्लेन है, कोई जाति के लोग कहेंगे हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला वगैरह, तो आप उसको चेक करोगे। फिर जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा इन लोगों का, उसमें भी सरकार आपसे सलाह मांग सकती है क्या करना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के विकास के लिए। राष्ट्रपति को हर साल या जब उनको ठीक लगे रिपोर्ट देंगे कि जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। या तो हर साल देंगे, और हर साल तो देंगे ही, और अलग से भी उनको अगर रिपोर्ट पेश करने की जरूरत महसूस होती है तो एज इट मे डीम फिट, राष्ट्रपति मांगे या पार्लियामेंट बोले, ऐसा नहीं बोला गया है। जब उन्हें लगे कि हमें एक ऐसी रिपोर्ट देनी चाहिए। देखिए, इस कमीशन को ऐसा मतलब माना जा रहा है कि बैकवर्ड जो क्लासेस के लोग हैं उन्हीं में से उनका एक बॉडी बना दिया गया है जो उनकी बात राष्ट्रपति तक, सरकार तक लेके आएगा। जैसे साइमन कमीशन था जो भारत में संविधान चल रहा है कि नहीं देखने आया था, और उसमें कोई भारतीय ही नहीं था, तो लोगों ने विरोध किया, साइमन गो बैक वगैरह किया। तो इस बॉडी के साथ ऐसा नहीं है कि सरकार देख रही करे बेचारे बैकवर्ड क्लास के लोग देखें कैसा काम कर रहे हैं, वैसा नहीं। बैकवर्ड क्लास के लोग खुद इसके सदस्य होंगे। ये बैकवर्ड क्लास के अधिकारों के लिए लड़ने वाली बॉडी है। ये इसको लगेगा कि कुछ ठीक से नहीं हो रहा है तो ये अलग से राष्ट्रपति को जाके एक रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। इन लोग बोलेंगे कि सर इस मामले में ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा एम्पावर किया गया है ना, बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इस तरह ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रिकमेंडेशन करते हैं इन लोग। किस चीज की रिकमेंडेशन, अबाउट द मेजर्स दैट शुड बी टेकन बाय द यूनियन और अ स्टेट। यूनियन और अ स्टेट इंपॉर्टेंट है। हर राज्य का अपना भी उन लोग कोई आयोग वगैरह बना सकते हैं, पर ये जो बैकवर्ड क्लासेस वाला आयोग है ये स्टेट गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशन देता है फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड्स। ठीक है, जो भी सेफगार्ड कानून में बनाए गए हैं
कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो ठीक से काम करें, उसके लिए ये जाके उनको रिकमेंडेशन दे सकते हैं। और दूसरे मेजर भी कैसे उनका प्रोटेक्शन हो, वेलफेयर हो, ये सब करके वो दे सकते हैं। ठीक है। और इनके जो बैकवर्ड क्लासेस के हितों के सुरक्षा के लिए और जो भी काम होगा, एज द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई, ये नहीं कि जो उनके ध्यान में आएगा। ये 5 जो पॉइंट है, इसके अलावा 6वां पॉइंट वो खुद से नहीं करने जाएंगे, राष्ट्रपति बताएंगे तो वो करेंगे। जो रिपोर्ट है वो एक एनुअल रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, प्लस हमने देखा अलग से उनका मन करेगा, उन्हें जरूरत महसूस होगी तो वो अलग से भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रपति इन सारी रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं, along with a memorandum explaining the action taken on the recommendations made by the commission। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट्स है ये, जो मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं। बिल्कुल आसानी से, आराम से एमसीक्यू आ जाएगा और जिसको नहीं पता है वो गेस नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट तो पेश करते हैं पार्लियामेंट को, ठीक है, साथ ही साथ वो रिकमेंडेशन जो दिया है बैकवर्ड कमीशन ने, बैकवर्ड क्लास कमीशन ने, तो एक कागज अटैच करते हैं कि हमने इस पर क्या एक्शन लिया है, कितना महत्व दिया जाता है इस कमीशन को, उसकी रिपोर्ट्स को आप ये देखिए। ठीक है, महत्व दिया जाता है, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं कि इतना महत्व क्यों देते हो यार, ठीक है, नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपके सामने क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में, अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा कि बहुत ताकतवर इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक है, ये राष्ट्रपति को अपनी इच्छा से रिपोर्ट देते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपको जो भी ऑप्शन लगे कि हाँ एक ताकतवर इंस्टीट्यूशन की जैसी बात हो रही है यहां पे, तो उस ऑप्शन को आप मार्क करिएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह जैसे हैं, उनके पास कोई खास ताकत नहीं है, वो रिकमेंडेशन देते हैं, कोई एक्शन ले चाहे ना ले सरकार के ऊपर है, पार्लियामेंट के ऊपर है। यहां ऐसा नहीं है, यहां पार्लियामेंट में रिपोर्ट जब टेबल की जाती है तो बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट के साथ हमने क्या एक्शन लिया है बताना पड़ता है। मतलब एक्शन अगर नहीं लिया तो पार्लियामेंट में हल्ला मचा देंगे पॉलिटिकल पार्टी के लोग कि ये क्या है, उन्होंने इतने बड़े बड़े रिकमेंडेशन दिए, इतनी शिकायतें उठाई, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं माना गया तो उसका कारण भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद अलग से भी कमीशन रिपोर्ट दे सकती है किसी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, तो राष्ट्रपति उसको फॉरवर्ड कर देते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को भी बैकवर्ड कमीशन रिकमेंडेशन देती है, हमने देखा था, पर वो स्टेट गवर्नमेंट को जाके नहीं बोलते हैं। क्यों? बहुत बड़ा बॉडी है ये, कहते हैं ना हम छोटे लोगों से बात नहीं करते, उस तरह से ये स्टेट गवर्नमेंट से बात नहीं करते जाके, ये राष्ट्रपति को बताते हैं कि देखिए ऐसा है, उस स्टेट में ऐसा ऐसा करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति उसको स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। राष्ट्रपति स्टेट गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट फॉरवर्ड करेंगे तो उसका अर्थ आप समझ सकते हैं। उसको फिर स्टेट गवर्नमेंट ठंडे बस्ते में डाल दे कि हाँ देखते हैं, इस तरह का काम नहीं होगा, त्वरित कार्रवाई होगी उसके ऊपर, तुरंत एक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखने के लिए बाध्य है। ऐसा हो सकता है कि बैकवर्ड क्लासेस की जो कमीशन है कहे कि आपके राज्य में बैकवर्ड क्लासेस की स्थिति ठीक नहीं है करेंट गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है, तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट की किरकिरी करने वाली बात है। वो चाहेंगे कि ये मैं ना डालूं इसको असेंबली के सामने में, पॉलिटिकल पार्टीज हल्ला मचाएंगी, ये वो, हमारा नाम खराब होगा, हमारा वोट बैंक खराब होगा, लेकिन वो बाध्य हैं, उनको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने ये रिपोर्ट डालनी ही पड़ेगी। और अगर उनका फेलियर इसमें उजागर होता है तो उन्हें क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा और उनको भी एक मेमोरेंडम देना पड़ेगा उन्होंने क्या एक्शन लिया है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन। ठीक है, तो इस कमीशन के रिकमेंडेशंस को राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर कोई लाइटली नहीं ले सकता है। इनकी कई बातों को सबको गंभीरता से लेना पड़ेगा, इनके रिकमेंडेशंस पे एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, और क्या पावर है, इतने तो पावर आपको बता दिए। और क्या पावर है इस कमीशन का, ये अपने प्रोसीजर को खुद रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये इनका पावर है। ये कोई भी मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं या इंक्वायरी करते हैं किसी भी कंप्लेंट की, तो इनके पास एक सिविल कोर्ट की पावर होती है। ठीक है, दीवानी और फौजदारी दो मामले होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो एक दीवानी कोर्ट यानी सिविल कोर्ट की पूरी पावर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के पास होती है। ये आप देखेंगे और भी जो कमीशंस है, माइनॉरिटी कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये जब किसी मामले पे सुनवाई करते हैं तो गवाहों को बुला के उनके बयान रिकॉर्ड करते हैं, सबूत मांग सकते हैं
किसी सरकार को या पुलिस को किसी को गवाह को पेश करने कह सकते हैं, तो किस हक से वो ऐसा करते हैं? एक सिविल कोर्ट का पावर इनके पास रहता है, उसके तहत ये करते हैं। ठीक है, तो ये सिविल कोर्ट मतलब क्या पावर हुए? देखिए, किसी को बुला सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमारे सामने हाजिर होइए, और मजबूर कर सकते हैं हमारे सामने हाजिर होने के लिए। वो इंसान नहीं कह सकता कि नहीं हम नहीं जाना चाहते। ठीक है, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ये भी एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है। क्या वो दुनिया में कहीं से भी किसी को भी बुला सकते हैं क्या? टेक्निकली अगर भारत का नागरिक बाहर कहीं रहता है, टेक्निकली मेरे ख्याल से उससे भी बुला सकते होंगे, पर एज पर द बुक फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया ही आपको मान के चलना है। ठीक है, और अंडर ओथ उसको एग्जामिन करते हैं। अंडर ओथ यानी वो शपथ लेता है व्यक्ति वहां पर उनके सामने खड़े होकर कि वो जो भी कहेगा सच कहेगा। उनके सामने फिर अगर वो झूठ कहता है तो परजुरी का मामला बनेगा, उसके ऊपर 3 साल की सजा होती है शपथ खाकर झूठ बोलने पे। ठीक है, तो वो झूठ नहीं बोल सकता वहां पे। उसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट किसी से भी वो बोल सकते हैं पेश करो, किसी इंडिविजुअल से भी और सरकार से भी। ठीक है, जितने भी एविडेंस है एफिडेविट में बोल सकते हैं, एफिडेविट में बोलो, एफिडेविट बना के दो, शपथ खा के कहो, शपथ पत्र जमा करो, इस तरह की बातें वो कह सकते हैं। किसी भी कोर्ट से भी या ऑफिस से भी वो पब्लिक रिकॉर्ड मांग सकते हैं। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछेगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी सरकारी दफ्तर से वो मंगा सकते हैं पब्लिक रिकॉर्ड, ये तो ठीक है, पर किसी कोर्ट से भी मंगवा सकते हैं। कितनी ताकत है ये जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है इसके पास, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये समन जारी कर सकते हैं विटनेस या डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए। और इसके अलावा भी कोई भी अगर मामला होगा तो राष्ट्रपति अगर बोलते हैं कि आप ऐसा करिए तो ये कमीशन वैसा काम कर सकती है। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, वो जो भी बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित मामले हैं उस पर कोई भी बड़ा अगर पॉलिसी डिसीजन लेती है तो दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कंसल्ट द कमीशन। ऐसा नहीं है कि वो पूछ सकते हैं कि भाई इन लोग भी एक्सपर्ट हैं, इनकी भी राय ले ली जाए, ऐसा नहीं है। उनको वो पूछने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कमीशन है ये बैकवर्ड क्लासेस के अधिकारों का ये झंडा लेके खड़ी, आप ऐसा समझिए। तो बैकवर्ड क्लासेस के अधिकार, उनकी सुरक्षा का रखरखाव करने की जिम्मेदारी इस कमीशन के ऊपर है। तो सरकार की कोई भी नीति, कोई भी एक्शन अगर कमीशन को लगता है कि बैकवर्ड क्लासेस के हितों के खिलाफ जाएगी, तो ये कमीशन उस समय वहां पर खड़ा रहेगा सरकार को वो एक्शन लेने से रोकने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब का, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि यूपीएससी 2020 प्री के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या पूरा वीडियो आप फिर से उठा के एक बार देख सकते हैं। नहीं तो फिर आप लक्ष्मीकांत की बुक से 2 पन्ने का चैप्टर है, पढ़ लो यार। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता तो दिए ही हैं, एक बार रिवाइज भी कर लोगे तो दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। ठीक है, जो जो पॉइंट्स वाइटल हैं मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से एमसीक्यू में आने के लायक हैं, उन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। आप देख रहे थे टोटल प्रेप। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।